तो लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए मैथमेटिक्स गणित का क्वेश्चन पेपर को लेकर 18 फरवरी को आप सभी को एग्जाम्स होने वाले हैं। उन्हीं का हम लोग यहाँ पे चाहे प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हम लोग माध्यमिक स्कूल परीक्षा जो बिहार बोर्ड से द्वारा आयोजित जो कराई जाती है बच्चे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए क्लास 10th वालों जो एग्जाम्स देंगे उसी का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है करने वाली है। विषय कोड नंबर 110 है गणित का, ठीक है, चाहे प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय सिटिंग में, दोनों छात्रों के लिए क्वेश्चन पेपर एक ही रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना, पैटर्न एक ही होता है। 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को भी मिलेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव सेकंड सेटिंग वाले को भी मिलेंगे, ठीक है ना। 30 आपको लघु उत्तर रहेंगे जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है दोनों सेटिंग वालों के लिए। 8 आपका दीर्घ उत्तर रहेंगे जिसमें से 4 का जवाब देना है। मतलब प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों छात्रों के लिए सेम जो है क्वेश्चन पेपर इस तरह के रहने वाले हैं, सेट होने वाले, ठीक है। टोटल पूर्णांक यहाँ पे 100 मार्क्स रहेंगे बच्चे और समय दिए जाएंगे आपको 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक सारे देखना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे, वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जल्द ही सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताऊँगा। मैं आप लोगों को टोटल 100 सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊँगा जिसमें से आपको 15 का ही जवाब देना है। आप 15 आसानी से दे पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, 50 ही बताऊंगा, ठीक है ना, 50 उसमें से आपको 15 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है बच्चे, देखो ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न हमारे पास है परिमेय संख्या को लेकर, ठीक है। कहा गया कि 5 + 3√2 कौन सी संख्या है। देखो किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। जैसे 5 क्या है, 5 सिंपल एक परिमेय संख्या है। इसमें प्लस कर दिया है 3√2, 3√2 कौन सी संख्या थी, ये अपरिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना बच्चे, ये परिमेय है और ये क्या है आपका अपरिमेय है, ठीक है ना, अपरिमेय है। जब परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखना कि दोनों को जोड़ते भी हैं तो हमेशा ये अपरिमेय संख्या ही आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, जोड़ने पे या फिर घटाने पर, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या आता है। अगला है निम्न से कौन सी संख्या अभाज्य है। देखो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड और स्वयं और वो संख्या, ठीक है ना, स्वयं और एक, मतलब ये 71 देखना, केवल और केवल 1 और 71 से कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, तो यही अभाज्य संख्या कहलाता है। ये सारे क्या है, ये आपका भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जिसका जो फैक्टर होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मिनिमम 3 होगा, ये भी भाज्य संख्या हो गया, ये भी आपका भाज्य संख्या हो गया, ठीक है ना। अभाज्य संख्या किसको हो गया, सी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं होने का मतलब क्या है बच्चे, अपरिमेय नहीं होने का मतलब परिमेय है। अपरिमेय नहीं होने का मतलब कौन सी संख्या परिमेय है। देखो √7 एक तो अपरिमेय है, √13 क्या है, एक अपरिमेय है, √25 का मान 5 हो जाएगा जो परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, और ये √31 क्या है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, परिमेय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √25 जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। देखो शांत पूछा गया बच्चे, शांत, ठीक है ना। तो बताना है हम लोग को शांत दशमलव प्रसार कौन सा है। तो मैं आपको बता रखा था कि जब भी कोई संख्या p/q के रूप का हो और q का मान जो है 2 और 5 के गुणनफल के रूप का, 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का, तो हमेशा शांत होता है। और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। 2/15, देखो ये 3 × 5 आ गया, तो ये आपका अशांत कहलाएगा, शांत नहीं होगा। 160 का तोड़ो तो एक बार बच्चे क्या होगा, और इसमें भी देखो 3 × 2 के पावर 2 और गुने 5, देखो 3 आ गया तो ये भी आपका अशांत हो जाएगा। इसमें भी देखो 5 × 7 आ गया तो ये भी आपका क्या हो गया, अशांत हो गया। यही होगा आंसर। अब बाकी तोड़ना है बच्चे इसको हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं 40 × 4 होता है। अब 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 × 5, मतलब 8 × 5 = 40 और गुने 2 के पावर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 × 5 के पावर 1, बस यही हो गया। ऑप्शन नंबर बी, देखो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं ना आया हर में, तो यही आपका क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया, शांत, ठीक है। जब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम लोगों को कहा गया कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होता है। जब 2 लगातार सम संख्या होगा ना तो हमेशा याद रखना उसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, सी होगा, मतलब 2 होगा। और जब 2 लगातार विषम संख्या, मैं आपको लिख देता हूँ बच्चे, देखो एक होता है 2 लगातार सम संख्या, तो आपको समझ गया 2 होगा। एक होता है 2
लगातार विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या का HCF। HCF का मतलब महत्तम सामर्थ्य वो होता है एक होता है। क्या होता है? एक होता है। एक और देख लेना कि किसी भी दो अभाज्य संख्या का, किसी भी दो अभाज्य संख्या HCF कितना होता है? HCF उसका भी होता है 1। क्या होता है? 1 होता है बच्चे, ठीक है। अब देखो ना महत्तम सामर्थ्य दो कैसे है, 2 4 दो लगातार है, 8, 10। इसमें देखो ना क्या कॉमन है, दो ही कॉमन है। इसमें भी क्या है, मैक्सिमम दो ही कॉमन है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चंस काफ़ी शानदार है बच्चे। वो x² प्लस x-2 के शून्यक, ठीक है ना, मान लेते हैं शून्यक इसका अल्फा कोमा बीटा है, और हम लोगों को पूछा क्या है 1/अल्फा प्लस 1 में बीटा। थोड़ा सा हल करेंगे इसको तो अल्फा इंटू बीटा नीचे में कॉमन आएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा में अल्फा इंटू बीटा। थोड़ा सजा दिए इसको हम लोग, पहले अल्फा को लिख लिए। अब अल्फा प्लस बीटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इस बहुपद से, -b/a होता है बच्चे, तो -b के जगह पे -1/1 तो हो जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं कितना है, अल्फा इंटू बीटा -2/1 हो जाएगा, मतलब c/a होता है ना, c/a हो जाएगा -2/1 तो हो जाएगा -2। अब हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा ऊपर में, अल्फा इंटू बीटा ऊपर में, नीचे में तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -1, और ये हो जाएगा आपका -2, तो माइनस माइनस चला गया तो ये हो जाएगा 1/2। देखो 1/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अगला प्रश्न हमारे पास है बच्चे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b है तो इसका पदांतर क्या होगा। पदांतर, ठीक है, निकाल लेते हैं बच्चे पदांतर। n के जगह देखो an प्लस b है ना, तो यहाँ से n का वैल्यू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a गुने 1 प्लस b, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस b। अगर n बराबर 2 रखते हैं ना तो हो जाएगा a गुने 2 प्लस b, तो हो जाएगा 2a प्लस b। बस दो ही टर्म निकाल के पदांतर निकालो d, तो दूसरा में से पहला पद को घटा देते हैं ना, -a -b, ये -b से माइनस गया, 2a में से a गया जाएगा तो a बच जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा बच्चे पदांतर वो a हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a। ऑप्शन नंबर b होगा, लेकिन a इसका सर्वांतर बचेगा। कितना बचेगा, a। अगला है बिंदु P 6, -5 का भुज है। तो कई बार बता रखा था भुज और कोटि। एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं, एक्स बराबर क्या होता है, भुज, और वाई बराबर क्या होता है बच्चे, कोटि होता है। क्या होता है, कोटि। तो एक्स का मान भुज बताना है तो 6 हो जाएगा, अगर ये कोटि हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोटि। बिंदु 2, 3 किस स्थिति में, किस पाद में स्थित है, तो दोनों पॉजिटिव है तो प्रथम पाद में स्थित हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। इसमें होता है आपको एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसमें होता है दोनों निगेटिव, इसमें होता है एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना सबसे पहले एक्स को लिखते हैं उसके बाद वाई को लिखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि यदि x बराबर a y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 4 है, तो a और b के मान क्रमशः क्या होगा। मतलब x और y का वैल्यू निकाल लोगे ना, तो x के जगह पे ही a दिया है, y के जगह पे b दिया है, तो जो x और y का मान होगा वही a और b का भी मान होगा। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो बच्चे। x माइनस वाई का मान 2 है ना, और x प्लस वाई बराबर 4 है। मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इस दोनों को हल करोगे तो देखो ये दोनों माइनस निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव दोनों कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब x का मान आ गया 6। x का मान कितना आ गया, 6/2, ये हो जाएगा 3। अब x का मान रखने पर बचे x माइनस वाई में 2 में रखेंगे x का वैल्यू 3 माइनस वाई बराबर 2, तो ये हो जाएगा, इधर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1। तो इसका मतलब x बराबर 3 और y बराबर 1, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं a और ये b, मतलब a बराबर 3 या b बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। कई बार बता रखा है बच्चे कि मूलों की प्रकृति जब d बराबर 0 होता है तो वास्तविक और समान होता है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है,
जब डी का मान लेस देन जीरो होता है मतलब जीरो से छोटा आता है, माइनस में आ जाता है, तो वास्तविक नहीं अवास्तविक हो जाता है। थोड़ा सा हल कर लो, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो 2x का होल स्क्वायर माइनस में 4 गुने ए गुने सी, देख लेते हैं कितने बराबर आ रहा है। 2x नहीं 2 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि x का कोफिशिएंट लेते हैं ना। 4 माइनस ये हो जाएगा कितना 16, देखो ये -12 जो लेस देन जीरो है बच्चे, तो इसका मतलब मूल जो अवास्तविक आएगा क्या होगा, अवास्तविक आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र से हम लोग निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र से मानते ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक है। इसका निर्देशांक है 4, -1 2, 3। तो ए बी की दूरी जो निकालेंगे हम लोग x2 - x1, 2 में से 4 जाएगा +3 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √20। और √20 तो हाई नहीं बच्चे कभी, इसको हम लोग हल करेंगे तो 4 × 5 = 20, तो 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√5। कई बार बता रखा है मैंने कि 20 को हम लोग कैसे निकालेंगे। 2 में 2 से भाग देंगे 10 आएगा, 2 से भागेंगे 5 आएगा। जिसका जोड़ा लग रहा है ना बच्चे, जिसका जोड़ा लग रहा है, जितना जोड़ा लगेगा उतना को हम लोग बाहर करेंगे। जैसे एक जोड़ा लग रहा है तो उसको हम लोग रूट से बाहर करेंगे 2, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसको अंदर करेंगे 2√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√5। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे प्रश्न, कहा गया कि बिंदु 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0, 2 के बीच की दूरी कितना होगा, ठीक है ना। काफ़ी शानदार प्रश्न है बच्चे। कहा गया है कि क्या प्रश्न है कि बिंदु 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से, ठीक है ना, बिंदु इतना की दूरी। सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका मान लेते हैं ये सी है, इसका निर्देशांक दिया गया 4, 10, इसका निर्देशांक दिया गया 2, 2। सबसे पहले तो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, तो इसका मध्य बिंदु मानते हैं x, y है। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, देखो इसका निकालेंगे x1 + x2 मतलब 4 + 2 6, 6 का मान 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 10 2 12, 12/2, तो ये हो जाएगा 6, मतलब 3, 6 बिंदु सी का निर्देशांक आया। इसी मध्य बिंदु से बोला गया है दूरी निकालने के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ से ये बिंदु है कोई जो 0, 2 है, इसकी दूरी निकाल लेते हैं भाई। वही तो पूछा गया, मतलब ये सी डी है, मतलब सी डी की दूरी। सी डी की दूरी कितना हो जाएगा x2 में से x1, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो उतना ही बचेगा, प्लस 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 16, तो ये हो जाएगा √25। इसका वैल्यू हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5 इकाई। कितना हो जाएगा बच्चे, 5 इकाई, क्योंकि √25 का वैल्यू होता है 5। ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। इसका निर्देशांक दिया गया है, तो केंद्रक का निर्देशांक हम लोग को पता होगा। केंद्रक का निर्देशांक देखो बच्चों, निकालने के लिए जितना भी मान दिया गया ना, जितना भी ये x1 x2 और x3, ठीक है, ये सभी x वाले को एक बार जोड़ेंगे 2 + 0 + 4, कितना से मल्टीप्लाई भाग तक करेंगे 3 से, ठीक है ना। दूसरी बार में क्या करेंगे, ये x का वैल्यू आ गया, जब y का वैल्यू करेंगे हम लोग तो y वाले को एक साथ जोड़ेंगे 4 + 6 - 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 2 6/3, तो ये हो जाएगा 2 4 4 8, नहीं यहाँ पे गलती हो गया, 4 के बाद 6 है ना, 4 के बाद 6 है, ये 4 के बाद 6 - 1, तो ये हो जाएगा कितना 6 4 10 - 1, तो 9/3, तो ये हो जाएगा 3, मतलब 2,3 किस ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा 2,3। क्या हो जाएगा 2,3, ठीक है। संरेख है बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चे, जब बिंदु संरेख होता है ना, तो उसका स्लोप जो है एक दूसरे के बराबर हो जाता है, ठीक है।
इसका आप दो विधि से निकाल सकते हो मान, एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 करके, और मैं आपको एक दूसरा चीज़ बताऊंगा बच्चे। देखो ये x1 होता है, ये x2, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है, ये आपका x3 होता है और ये y3 होता है। तो जो देखो जो y2 में से y1 का स्लोप जो होगा ना, वो x2 में से x1 का स्लोप, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा किसके, तो y3 में से y2 को घटाने पर और x3 में से x2 को घटाने पर, बस हो गया। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, स्लोप है बच्चे कि क्या है, स्लोप, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 में से y2 में से y1, तो y2 कितना है, 0 में से 2 गया, 0 माइनस 2, अब अट्टा में x2 0 माइनस 1 बराबर y3, तो b माइनस 0, अब अट्टा में हो जाएगा a माइनस 0, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा हल कर दोगे तो -2 बटा में -1 बराबर b बटा में a, मल्टीप्लाई करोगे -b बराबर माइनस में 2a, इस साइड लेकर जाओगे ना सभी को, इस साइड लेकर जाओगे, या फिर रहने दो, इस माइनस को कटा तो दोनों जगह माइनस है, तो b बराबर क्या होता है 2a, क्या है b बराबर 2a या फिर 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी। जो भी विधि आप लोग जानते हैं बच्चों उसको ध्यान से देखना, मैं आप लोग को स्लोप विधि से बना के दिखाया, ठीक है ना। मैंने आपको क्या किया, स्लोप विधि से बना के दिखाया। जो भी आपको विधि पता हो, या तो क्षेत्रफल 0 करके, क्षेत्रफल को 0 करके भी बना सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये थी कि आप किसी भी विधि से बनाओ, बस आंसर सही होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो 2a बराबर क्या होगा, b। अगला है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कहा है थेल्स प्रमेय के द्वारा, ठीक है। क्या कहा गया बच्चे, थेल्स प्रमेय के द्वारा। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान कितना होता है। ये देखो कोई त्रिभुज है बच्चे, कहा गया है कि किसी भी दो भुजा के वर्गों का योग, मान लेते ये x है और ये y² है, किसी भी दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब x² प्लस में y² बराबर z² है, ठीक है ना। इसके बराबर बोला गया है कि होता है। तो बोला गया है कि ये जो तीसरा भुजा है उसके सामने वाला कोण कितना होता है, तो कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है, तभी तो ये संभव है, ठीक है ना। तो हमेशा बोलेंगे कि सम्मुख कोण का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा बच्चे, कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF एक दूसरे के समरूप है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज क्या है आपका, DEF है। समरूप है, BC का मान 3 है, EF का मान 4 है, बिल्कुल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 है बच्चे, 54। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है, 3 बटा में हो जाएगा 4, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल इक्वल होता है तो इस दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 बटा में 16, तो हो जाएगा 9 छाके 54, हो जाएगा x का मान 16 छक्के 16 16 छक्के 96, कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे बच्चे, जब त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होता है तो उसका जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। अगला है कि वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर से, ये कोई वृत्त है बच्चे, ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर दिए हुए एक बिंदु है, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ठीक है ना, ये कोई बिंदु है, कितनी मतलब इससे हम लोग कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या बच्चे, अंदर से, बाहर से ना खींच सकते हैं, बाहर से कितने खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया अंदर से, तो अंदर से तो 0 हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितने 0, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे। अगला देखते हैं कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में जब AB बट्टा DE है और BC बटा EF है, जब दो का रेशियो देखो इक्वल है, देखो ध्यान से देखना बच्चे,
ये मान लेते हैं त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज आपका DEF है। AB बटा में DE, चलो AB बटा में DE बिल्कुल करेक्ट। BC बटा में EF, BC बटा में EF बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। तो कोण A बराबर कोण AF, ये कोण इसके बराबर होगा, कोण A बराबर कोण D, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना बच्चे, कोण A बराबर क्या होगा, कोण D के, कोण A बराबर क्या होगा, कोण D के, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहाँ कोण C समकोण है तो AB का स्क्वायर क्या होगा। देखो ध्यान देने वाला बात यहाँ पे है बच्चे, AB बराबर, ये मान लेते हैं कि समद्विबाहु बोला, दो भुजा बराबर है, मतलब ये A है और ये B है और ये C है, ठीक है। तो ये भुजा आपस में बराबर और ये 90 डिग्री बोला गया है क्वेश्चन में, C समकोण है। तो AB स्क्वायर बराबर जानते हैं AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। जब AC बराबर क्या है, दोनों आपस में BC है, तो BC स्क्वायर को एक लिखेंगे हम लोग, या AC को एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस में BC के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, 2AC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त इसका केंद्र O है, ठीक है। एक बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए P है, ये O है, इससे दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, दो स्पर्श रेखाओं खींचा गया है, ठीक है। PA तथा PB, मान लीजिए A है और ये B है, तो PA और PB के बीच के कोण है 80 डिग्री, तो POA मतलब 80 डिग्री, POA बच्चे इसका मान हमको पता करना है, किसका मान पता करना है, POA का। ये है आपका 80 डिग्री, ठीक है। जब ये 80 डिग्री है ना, तो ये हो जाता है आपका कितना, 100 डिग्री, टोटल 100 डिग्री, ठीक है। इसमें से हमको सिर्फ और सिर्फ इतना पता करना है, इतना, ठीक है ना, इतना पता करना बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री, क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है ना, 50 डिग्री हो जाए। ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाता है। त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समानांतर BC है और AD बटा में DB इतना है, ये E का मान इतना है, तो AC का मान कितना होगा। शानदार प्रश्न बच्चे, बस हिल्स पर में आप लोगों को पता होनी चाहिए, बन जाएगा आसानी से। देखो बच्चे, ये कोई आपका त्रिभुज है ABC, इसके समानांतर DE एक रेखा है, D समानांतर BC, ठीक है। AD बटा में DB मतलब AD बटा में D 3:1 है। AE का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 6.6, तो AC मतलब पूरा पता करना है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे, भुजा का रेशियो इक्वल कर देते हैं, AC पता करना है ना, AC, तो हम लोग को AD बटा में DB, देखो AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, तो 6.6 बराबर EC, ठीक है ना। जब इसको हल करेंगे देखो ये हो जाएगा 2.2, तो EC का वैल्यू हो जाएगा कितना 2.2, EC 2.2 हम लोग से पूछा क्या गया AC का वैल्यू, तो AC का वैल्यू हो जाता है कितना AE प्लस EC, ये हो जाएगा 6.6 पहले से है प्लस 2.2 आया, तो 6×2 8, 8.8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8.8। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा गया कि समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद कौन सा होगा। तो निकाल लेते हैं 10वां पद, क्या होता है A प्लस 9D होगा, क्योंकि ये 10n-1 इंटू डी होती है, फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। A की जगह पे 8 है, 9D के जगह पे 10 में से 8 गया 2, तो 9 दूनी 18, 8 26, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोला गया है बच्चे कि यदि समीकरण का एक मूल अगर 2 है तो k का मान जो है वो क्या होगा। एक मूल जब हम लोग को पता होगा, ठीक है, तो k का वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इस मूल को x के जगह पर रखो इसमें, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2k गुने 2 प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा 4 प्लस 4k प्लस 4 बराबर 0, 4 4 8 हो जाएगा बच्चे, तो 4k बराबर इधर जाएंगे तो -8, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 8, 4 दूनी तो
तो के जगह पे -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2। काफ़ी शानदार प्रश्न था बच्चे ये, बस आपको समझना था किस तरीके से बनाने। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे आप लोगों को यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग को एग्जाम सॉल्व में काफ़ी अच्छे से बना पाओ। अगला है कि समांतर श्रेणी का इतना का कौन सा पद शून्य है बच्चे? शून्य है। शून्य का मतलब समझ रहे हो ना, टी एन का वैल्यू शून्य होनी चाहिए। कौन सा पद शून्य है? एन का वैल्यू हम लोग को पता करनी है यहाँ पे। तो 0 बराबर a प्लस एन, तो 21 प्लस n-1, एन निकालनी है डी, 18 में से हो गया -3, ठीक है। इस साइड लेकर आएंगे तो -21, अब बटा में हो जाएगा -3 बराबर n-1, तो ये हो जाएगा 3 7 21, एन का वैल्यू 8। जो भी विधि से आपको पता है बच्चे बना लेना, ठीक है ना। समीकरण इतना का एक मूल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाई गुणनखंड विधि से निकाल लो, सिंपल होगा निकालने का। क्या है? 2x² प्लस में 5x माइनस में 12, ठीक है। 27 नंबर का ये 27 नंबर का क्वेश्चन है ये। गुणनखंड विधि से इसको हल करोगे बच्चे देखो, तो हो जाएगा 2x², बाद में 24 होनी चाहिए ना, तो 8x माइनस में 3x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा ये, -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा ये बराबर 0। 2x माइनस 3 एक बार होगा और एक बार होगा x प्लस 4। एक बार x बराबर 3/2 होगा और एक बार होगा x बराबर -4, ठीक है। देखो -4 और 3/2 में से क्या है? तो -4 है, तो यही इसका एक मूल हो जाएगा। हालांकि दूसरा जो होगा वो 3/2 के बराबर ही होगा, ठीक है, लेकिन 3/2 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए को हम लोग को -4 एक ही मूल पूछा गया, तो -4 होगा। का आगे यदि किसी बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा। देखो बच्चे 28 नंबर है ये। यदि px का वैल्यू दिया गया है x² माइनस 2x प्लस 5 और अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस में b/a। क्या होता है? माइनस b/a। तो माइनस b/a के जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि साइन 90 माइनस से, कई बार बता रखा है साइन 90 माइनस से क्या होता है? कॉस से, ठीक है। क्या होता है? कॉस से। सेक ए के बराबर, देखो निम्नलिखित में कौन सेक ए के बराबर है? तो सेक ए के बराबर हो जाएगा 1/cos से। क्या हो जाएगा? 1/cos से। कोसेक 44, कोसेक सेक 46, दोनों का मान अगर 90 डिग्री हो रही है ना, तो इसका मान 1 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि कोसेक 44 को अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा सेक 46, ठीक है। और पहले से नीचे में है सेक 46, तो दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कट जाता है, 1 हो जाता है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन सा है? क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 60, 1 में हो जाएगा कितना? 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ये दोनों का मान अगर 90 डिग्री हो रही है जोड़ के, तो इसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। क्या होगा? 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, ठीक। उसी तरीके से साइन थीटा और उसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस दोनों का मान 1 होता है बच्चे। और एक होता है सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगला है किसी त्रिभुज ABC में जहाँ कोण B समकोण है, यदि AB का मान इतना है, BC का मान इतना है, तो AC का मान 13 होगा। क्योंकि 5 12 13 आप लोगों को पता होनी चाहिए। मानती है A है, B है और C है। B समकोण है तो B को समकोण पे रखना है। AB का मान 12 है, BC का मान 5 है, तो 5 ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर्ण, ये हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13। तो ऑप्शन नंबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कि यदि 5 साइन ए बराबर 8 cos ए, तो cot ए का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? cot ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। देखो cos को हम लोग रहने देते हैं, साइन को इस साइड लेकर जाते हैं। देखो 8 cos ए अब बटा में हो जाएगा 5 साइन ए। क्या हो जाएगा? 5 साइन ए बराबर 1। क्या हो जाएगा? बराबर 1। अब हम लोग को देखो cos 8/5 को रहने देते हैं बच्चे, और cos ए बटा में साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं cot ए, तो ये हो जाएगा 1। अब cot ए का मान
इस साइड लेकर जाओगे तो 5 में नीचे में 8 हो जाएगा, 5/8 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। जब सूर्य का अवनजन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। ठीक है, देख लो बच्चे, ये है उन्नयन कोण बोला गया है 60 डिग्री और ऊंचाई है 6 मीटर, तो छाया की लंबाई ये है, मानते हैं x है। तो 1060 का मान होता है √3, 6/x हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 6/√3। या तो ये आंसर होगा या फिर इसको परमेकरण कर दो तो हो जाएगा 2√3। क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग जानते हैं, परिमाप को ही परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि होता है πr प्लस में 2r। ठीक है, बराबर 36 दिया गया है। तो ये होता है 22/7 प्लस इंटू r प्लस में 2r बराबर 36। तो ये हो जाएगा 22r प्लस 2r, तो ये हो जाएगा 36r/7 बराबर 36। तो 36 से 36 गया तो r का वैल्यू 7। त्रिज्या पूछा गया था 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया गया तो इसका व्यास क्या होगा। देखो, क्षेत्रफल जब दिया गया है ना तो इसका जो त्रिज्या होगा बच्चे 7 सेंटीमीटर होगा, लेकिन पूछा गया है व्यास, तो व्यास कितना होता है 14 सेंटीमीटर। निकाल सकते हो 154 बराबर πr² हो जाएगा। इसको हम लोग 22/7 गुने r² लिख सकते हैं। तो 22×7 = 54 होता है, तो r² का वैल्यू 7 × 7। तो हमको r का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ से। लेकिन पूछा गया था d जो 2r के बराबर होता है, तो 2 × 7 कितना हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14। एक बेलन का व्यास इतना है, ऊंचाई इतना है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। निकाल लो भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। 2 × 22/7 गुने r का वैल्यू 14 h 20। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 दूना 166, 176 हो जाएगा। ठीक है, 1760 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है बच्चे, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। निकालो 3 × 22/7 गुने 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 गया तो 22 × 66, 66 × 7। ठीक है, 7 × 6 = 42 को 2, 7 × 6 = 42, 42 4 46। सही है ना। एक ठोस अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला, ठीक है, बिल्कुल अर्धगोला है, जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। चलो मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 3πr² अर्धगोला का होता है ना, तो 3πr²। चलिए सही है। 3 × 22/7 गुने r² लिख दिए। 7 से 7 कट गया आपका, 22 × 66 होता है, वो भी सही है। अब 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 × 6 = 42 का 2 हो जाएगा, और 2 तो कहीं दिख नहीं रहा है बच्चे, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन है वो गलती है। 7 × 6 = 42 का 2, 7 × 6 = 42 4 46, 462 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर 462। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे 462 हो जाएगा। ठीक है ना। ये सभी ऑप्शंस क्या है रॉन्ग है, 462 आंसर हो जाएगा। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बता रखा था। क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा है तो चाप की लंबाई होता है बच्चे 2πr θ/360 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको ए में है, यही इसका करेक्ट है। ये तो होता है उसका क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का। माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बीज की संख्या को बोलते हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आरोही या फिर आरोही, बढ़ते या फिर घटते क्रम में सजा होनी चाहिए। निम्नलिखित में किसकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती बच्चे, ये प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती क्योंकि 1 से बड़ा है। 0 से लेकर 1 के बीच में ही होनी चाहिए, या तो 0 हो सकता है 1 हो सकता है, न कि 0 से छोटा माइनस में नहीं हो सकता, न 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है। देखो, वर्ग अंतराल 10 से 20 का जो है चिन्ह है
तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 10 + 20 30, 30 का आधा 5 15, क्या हो जाएगा 15। किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है? किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है? तो तोरण होता है। क्या होता है? तोरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तोरण। ठीक है। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो 5 आने की प्रायिकता या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 4 5 6। तो 5 तो एक ही बार आएगा ना, तो एक क्या हो जाएगा, 1 बटा में टोटल 6, तो 1 बटा में 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कहा गया कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग के रानी होने की प्रायिकता क्या होगा? तो लाल रंग के रानी, ठीक है, तो रानी टोटल तो पत्ता होता है 52, बिल्कुल। रानी होता है 4, उसमें से लाल रंग, तो लाल रंग का होता है 2, और 2 होता है काले रंग का। ठीक है, तो 2 बटा में 52, तो हो जाएगा 1 बटा में 26। क्या हो जाएगा? 1 बटा में 26। बच्चे, हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही जल्द इस वीडियो में कवर करेंगे, अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए 18 फरवरी को जो भी छात्र एग्जाम्स देने वाले, उन सभी के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। बहुत जल्द हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, सब्जेक्टिव सब ऑब्जेक्टिव को लेकर हर एक सब्जेक्ट का। तो बने रहना। चलिए, बाय बाय सभी को। तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है।